हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है आप लोग उसे बना करके कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई दोनों चीज़ लोगों से होता है। एक टीचर पढ़ाने वाला होता है, लेकिन पढ़ने वाला की भी ज़रूरत है। हमें ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे ही मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होमवर्क बन के बहुत ही कम बच्चों का आ रहा है। तो ऐसी पढ़ाई से बेनिफिट भी क्या, जो आपको होमवर्क ना बन पा रहा है, तो ऐसी पढ़ाई से फिर बेनिफिट क्या होगा आपको। तो आप लोग ईमानदारी से, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो अपने प्रति ईमानदारी को दर्शाता है। अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हो तो ऐसी पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। ठीक है ना। तो थोड़ा होमवर्क अधिक से अधिक बनाइए और समय दे के बनाइए। आपको पता है कि हम आपको कितना बेस्ट तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना भी फिजिक्स के लेक्चर को आप देख लें। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर रखते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और होमवर्क को बनाइए। और उसको जो भी आंसर आता है, चाहे गलत ही आंसर क्यों ना आता हो या सही आंसर क्यों ना आता हो, आप दोनों केस में आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो चलिए, आज का लेक्चर है, नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, या कह सकता हूं ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोध का समूह। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार यहां से प्रश्न आ चुका है, इसी वजह से आप इसे बिल्कुल सावधानी पूर्वक और बिल्कुल तरीके से पढ़िएगा, ताकि इसका प्रत्येक न्यूमेरिकल्स आप इजीली वे में आप बना सको। तो चलिए समझाने की कोशिश करता हूं, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स क्या होता है। तो वाइज मेरे स्टूडेंट्स, जैसी एक शब्द आता है ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग कभी एक चीज का कभी ग्रुपिंग नहीं बन सकता है। ग्रुपिंग का मतलब होता है एक ही से अधिक चीजों का कलेक्शन, यानी एक से अधिक चीजों को आपस में कलेक्ट करना ग्रुपिंग कहलाता है। सिंगल चीज को कभी ग्रुप नहीं कहा जाता है। तो इस प्रकार हम प्रतिरोध का ग्रुप करने वाले हैं, यानी कहने का मतलब है हम एक से ज्यादा प्रतिरोध को आपस में जोड़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रतिरोध का, सॉरी सिंपल सर्किट का बात करते हैं, तो हमने पढ़ाया था जो सिंपल सर्किट होता है इस प्रकार का होता है, जिसमें केवल और केवल एक बैटरी और एक प्रतिरोध होता है। लीजिए, तो इसमें ग्रुपिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ग्रुप का मतलब होता है समूह, एक से अधिक चीजों का समूह। यहां पर ग्रुप का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसका मतलब है ग्रुपिंग की आवश्यकता हमें वहां पड़ती है जब हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाना होता है। इसका मतलब है अगर हम आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना दूं, लीजिए आपके सामने हमने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया, जरा देखिएगा, तो इस सर्किट के अंदर एक से ज्यादा प्रतिरोध है, यानी एक से ज्यादा प्रतिरोध का उपयोग किया गया है, और सारे प्रतिरोध किसी न किसी नोड पर जुड़े हुए हैं। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि हम प्रतिरोध को कितने तरीकों से ग्रुप कर सकते हैं या कितने तरीकों से जोड़ सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक चीज को आपस में जोड़ना होता है, तो हम केवल और केवल दो ही तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक तरीका है सीरीज का और एक तरीका है पैरेलल का। जिसे आपसे ही कहा जाए कि अगर हमारे पास दो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को हमने R1 बोला और इस प्रतिरोध को हमने R2 बोला, अब आपसे कहता हूं इसे ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग का मतलब इसे जोड़ो, तो आपके पास केवल और केवल दो ही संभावना है इसे जोड़ने का। आप क्या करेंगे, या तो एक प्रतिरोध को इस प्रकार लाएंगे और यहां पर नोड बनाते हुए दूसरे प्रतिरोध को इस प्रकार कनेक्ट कर देंगे, यह R1 और यह R2। यह दूसरा संभावना यह बनता है कि आप एक प्रतिरोध को इस प्रकार रखेंगे और दूसरे प्रतिरोध को इस प्रकार रखेंगे। दोनों प्रतिरोध का एक एक सिरा एक साथ है और इसका दूसरा सिरा एक साथ है। क्या मेरा स्टूडेंट के पास है, क्या इसके अलावा भी और कोई तरीका हो सकता है?
ग्रुप करने का? नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा तरीका है जिसमें एक प्रतिरोध के बाद दूसरे प्रतिरोध को जोड़ा जाता है और यह सिरा फ्री होता है। तो इस प्रकार के जो कनेक्शंस होते हैं या इस प्रकार के जो ग्रुपिंग होते हैं उसे हम सीरीज कहते हैं। सीरीज सीरीज यानी सीरीज के अंदर या कह सकता हूं जो सीरीज होता है कैस्केडेड फॉर्म में होता है या बैक टू बैक कनेक्शन होता है। बैक टू बैक कनेक्शन का मतलब होता है कि एक प्रतिरोध जहां खत्म होगा वहीं से दूसरा प्रतिरोध शुरू होगा। अगर मेरे पास और भी प्रतिरोध होता तो यहीं से हम तीसरा प्रतिरोध शुरू करते। तो ये तरह का जो कनेक्शंस होता है या इस तरह का जो ग्रुपिंग होता है वो सीरीज कहलाता है। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें, जरा देखिएगा, दोनों प्रतिरोध का एक एक सिरा एक साथ है और यह सिरा एक साथ, तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन है उसे हम पैरेलल कहेंगे। पैरेलल। तो इस प्रकार प्रतिरोध का दो प्रकार की ग्रुपिंग की जाती है, एक सीरीज ग्रुपिंग और एक पैरेलल ग्रुपिंग। तो यहां पर एक सवाल उठता है, ग्रुपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सिंपल शब्द में कहूं, ग्रुपिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आज जितने भी सर्किट आते हैं, चाहे बल्ब का सर्किट हो या एसी का सर्किट हो या टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, किसी का भी क्यों ना सर्किट हो, सारे सर्किट कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स सर्किट में एक से ज्यादा प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। और जब जहां पर एक से ज्यादा प्रतिरोध होता है तो हमें जोड़ने की आवश्यकता होती है और इन प्रतिरोधों को इसी दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है। इसमें एक को कहेंगे सीरीज और दूसरे को कहेंगे पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होता है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पैरेलल के अंदर दोनों सिरा एक साथ जुड़ता है और यह दोनों सिरा एक साथ जुड़ता है। तो इस प्रकार दो तरह का कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो चलिए यहां पर एक दो लाइन लिख लेते हैं कि ग्रुपिंग क्यों किया जाता है। सिंपल सर्किट को कॉम्प्लेक्स सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए ग्रुपिंग की आवश्यकता होती है। ग्रुपिंग दो प्रकार का होता है। तो राइट नाउ हेडिंग, क्या होता है ग्रुपिंग? देखिएगा, ग्रुपिंग इन रियल लाइफ the electrical circuit is complex. The electrical circuit is complex. Electrical circuit is complex. Convert simple circuit into complex circuit. Grouping is required. मेरे स्टूडेंट, इसका सिंपल शब्दों में कहूं तो रियल लाइफ में, यानी जो रियल लाइफ है जिसमें हम अपनी जिंदगी जीते हैं, उस लाइफ में कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं। तो सिंपल सर्किट को कॉम्प्लेक्स सर्किट में बदलने के लिए हमें ग्रुपिंग की आवश्यकता होती है। और ग्रुपिंग दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, या कह सकता हूं देयर आर टू मेथड्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। सबसे पहला मेथड है सीरीज मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है पैरेलल मेथड। या अगर थोड़ा सा हिंदी की मदद कर दूं तो यह श्रेणी विधि होता है।
मतलब इसका कोई मतलब नहीं, अगर आप श्रेणी बोल सकते हो तो सीरीज भी बोल सकते हो। इसे कहते हैं समानांतर विधि। समानांतर विधि। अगर आप पैरेलल समानांतर बोल सकते हो तो आप पैरेलल भी बोल सकते हो। तो ये मानसिकता आपको दूर करना होगा कि सीरीज को आप श्रेणी बोलो तभी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सीरीज का सही मतलब समझना होगा। हमने बताया था कि सीरीज का मतलब क्या होता है और पैरेलल का मतलब, आपको फिजिक्स में मतलब समझना है, न कि यहाँ पर हम हिंदी हिंदी और अंग्रेजी अंग्रेजी खेल रहे हैं। सीरीज का मतलब श्रेणी होते हैं और पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर विधि होता है। तो इसमें आज हम केवल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, काफी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जितना हो सकता है सारे कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जितना भी डिस्कशन करता हूं इसके अलावा एक भी पॉइंट संभव नहीं है, आप निकाल नहीं सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं सीरीज मेथड। राइट नाउ हेडिंग सीरीज मेथड। राइट नाउ हेडिंग सीरीज मेथड, या कह सकता हूं सीरीज मेथड कह सकता हूं, या सीरीज कॉम्बिनेशन, या सीरीज ग्रुपिंग कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। सीरीज ग्रुपिंग सीरीज। चलिए ना समझते हैं क्या है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज का मतलब समझ गया, कैस्केडेड फॉर्म, मतलब कि एक प्रतिरोध के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ है ही नहीं है। तो आइए जरा समझते हैं। सीरीज ग्रुपिंग का अपना एक महत्व होता है, वो क्या है जरा समझिएगा। अगर हम आपको यहाँ पर सीरीज ग्रुपिंग समझाने की कोशिश करूं तो लीजिए, हमारे पास एक प्रतिरोध है, हमारे पास दूसरा प्रतिरोध है, हमारे पास तीसरा प्रतिरोध है। इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, इसकी वैल्यू R3 है। क्या यह सर्किट बना? नहीं, अभी सर्किट नहीं बना। अभी हमें पावर सप्लाई देना जरूरी है। लीजिए हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, अब यह सर्किट बन गया। बैटरी का वोल्टेज कितना है? V है। तो मेरा स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बड़ा ध्यान से सुनना, और अगर समझ में आ जाता है तो आपको आसानी से बोर्ड में या किसी भी कंपटीशन में आपको आसानी से लिखा जाएगा या आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। जरा देखना, ये सीरीज में तो फैक्ट है, सीरीज का काम होता है एक के बाद एक और एक के बाद एक जुड़ा होना। देखिए इसके बाद यह जोड़ता है और इसके बाद यह जोड़ता है, यह क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। परिभाषा क्लियर है। जैसे ही आपने बैटरी जोड़ा तो करंट का बहाव शुरू हो गया। अब ये करंट आगे बढ़ेगा, करंट आगे बढ़ेगा। हमारे पास केवल और केवल एक ही रास्ता है, केवल और केवल सिंगल लाइन है। इसका मतलब यह करंट इससे गुजर जाएगा, जब इससे बाहर आएगा तो एक ही रास्ता होने की वजह से सेम करंट इससे गुजर जाएगा। जब इससे बाहर आएगा, अगेन अभी भी केवल और केवल एक ही रास्ता है, तो वही करंट आई इससे गुजर जाएगा और अगेन आगे बढ़ जाएगा। अब पुनः क्या होगा? उतना ही करंट बैटरी में प्रवेश हो जाएगा। नियम कहता है, कंजर्वेशन का नियम कहता है, जितना करंट निकलता है बैटरी से उतना ही करंट बैटरी में पहुंचना चाहिए। यही कहते हैं कंजर्वेशन का नियम। आई निकल रहा है और आई बैटरी में प्रवेश कर रहा है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि अगर प्रतिरोध सीरीज में होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर करंट का मान समान होता है। पूरा रिपीट कर लेता हूं कि अगर प्रतिरोध सीरीज में है तो इसमें प्रवाहित होने वाला धारा का मान समान होगा। आप देख सकते हो आई आई आई। तो यह पॉइंट आपके दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए बैठ जाना चाहिए कि सीरीज के अंदर करंट की जो मात्रा होती है सारे प्रतिरोध में क्या होता है? समान होता है, इक्वल्स होता है। दैट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके ऊपर ना जाने कितना न्यूमेरिकल्स आपको बनाने में मदद करेगा। कहा जाता है पढ़ा हजार जाता है, लेकिन याद केवल वो पॉइंट को रखा जाता है जो अत्यंत आवश्यक है।
अंडरस्टैंड है। तो यहाँ जो सबसे आवश्यक पॉइंट यही है कि सीरीज के अंदर करंट की जो मात्रा होती है सभी प्रतिरोधों में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, अगर करंट आई है, करंट आई है, करंट आई है, ठीक है, अगर हम बात करें इस प्रतिरोध का, इस प्रतिरोध की बात करें, लीजिए हम बाहर निकाल लेते हैं, यह R1 है और इसमें करंट I बह रहा है। तो क्या हम इसका वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं? वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हम ओम्स के नियम लगा लेते हैं, V बराबर I इंटू R। तो V बराबर I के जगह पर I और R की जगह पर R1। तो इस प्रकार इसका जो वोल्टेज होगा, इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो होगा I इंटू R1। सिमिलरली इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो I इंटू R2 हो जाएगा, और सिमिलरली इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा I इंटू R3 हो जाएगा। तो मेरा स्टूडेंट आप ही बताओ, इसका वोल्टेज I इंटू R1 है, इसका वोल्टेज I इंटू R2 है, और इसका वोल्टेज I इंटू R3 है। तो ये आप बताओ, क्या तीनों मान बराबर हैं या तीनों मान अलग अलग हैं? तो अगर आप सही ढंग से जानने वाले हो या सही तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा, यह मान, यह मान और यह मान, तीनों मान डिफरेंट है, तीनों मान अलग अलग हैं। इसका मतलब है इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा। अगर हम इसके वोल्टेज को V1 मान ले, इसके वोल्टेज को V2 मान ले और इसके वोल्टेज को V3 मान ले, इसका मतलब हो गया यह अब V1 हो गया, यह अब V2 हो गया और यह अब क्या हो गया, V3। तो इस प्रकार जो बातें बताना जा रहा हूं उसे ध्यान से रखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की मात्रा समान होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की मात्रा समान होती है, लेकिन वोल्टेज का जो मात्रा है सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होगा। यह होगा IR1, यह होगा IR2, यह होगा IR3। तो यह दो पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम यहां पर हम दो पॉइंट लिखने वाले हैं, यहां पर हम दो पॉइंट लिखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination same amount of current, same amount of current, same amount of current passes through each resistor, passes through each resistor, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान होगा। अब आगे, द वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट, द वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर will be different, will be different। यह दो पॉइंट कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, सीरीज का यही पहचान होता है और हम इसी तरीके से सीरीज के न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। करंट समान सीरीज, वोल्टेज अलग अलग सीरीज। तो सीरीज की पहचान इस दो तरीके से भी किया जाता है, करंट और वोल्टेज से किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने सीरीज के लिए दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखा कि सीरीज इस तरह का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस
इन द सीरीज, इन द सीरीज, या कह सकता हूं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे हम समतुल्य प्रतिरोध भी कहेंगे, समतुल्य प्रतिरोध है। चलिए स्टूडेंट्स, आखिर में सबसे पहले ये तो समझ लेना होगा कि समतुल्य प्रतिरोध क्या है, अंडरस्टैंड क्या होता है, या इसी को हम कभी कभी टोटल रेजिस्टेंस बोल देंगे। आइए ना आपसे पूछता हूं, आपके सामने एक सिंपल सर्किट बनाता हूं, लीजिए। यह एक प्रतिरोध है, वो 20 ओम का है और बैटरी है 40 वोल्ट का है। अगर आपसे कोई पूछ दे इस सिंपल सर्किट में टोटल प्रतिरोध कितना है, तो सिंपल इसका जवाब होगा इसका जो टोटल, इसमें तो एक ही प्रतिरोध है, वही उसका टोटल प्रतिरोध हो जाएगा। कोई पूछेगा तो इसका कहेंगे टोटल प्रतिरोध या टोटल रेजिस्टेंस। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जो मौजूद है, यानी 20 ओम। लेकिन समस्या हमारे पास तब आता है जब परिपथ के अंदर एक से ज्यादा प्रतिरोध होता है और हमसे कहा जाता है टोटल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ऐसे सिचुएशन में हमें खास रूल का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर हमारे पास इस तरह का एक सर्किट है, लीजिए ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, और हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसमें विद्युत धारा का बहाव शुरू हो गया। तो अब पूछेगा कि बताइए ये पूरे सर्किट के अंदर टोटल प्रतिरोध कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम आपके सामने एक फार्मूला प्रूफ करने जा रहा हूं। उसी फार्मूला का उपयोग करके आप टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। देखिए ना, आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा कि यह एक परिपथ है जिसमें 1 2 3 प्रतिरोध है, 10 20 30 इसका मान है। तो हमसे कोई पूछेगा इसमें टोटल मतलब ओवरऑल कुल प्रतिरोध कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस, या कभी कभी हम इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए REQ का हम इस्तेमाल करेंगे, या इसे हम कभी कभी टोटल रेजिस्टेंस भी बोल देंगे, अरे कभी कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल देंगे, और कभी कभी हम सीधे शॉर्ट में R इक्विवेलेंट भी लिख देंगे, R इक्विवेलेंट। तो आपको समझ जाना होगा सर उस परिपथ का टोटल प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूं। इस प्रूफ को ध्यान से समझना है, अंडरस्टैंड। अब तक हमने मटेरियल तैयार कर दिया, ये क्या क्या समस्या आता है क्या और क्या हमें करना है। अब हमारा लेक्चर अब शुरू होता है। अब तक हमने क्या किया, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले टर्म्स को समझाया। समान करंट, वोल्टेज अलग अलग, टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानेंगे, ये इसका बेसिक्स पॉइंट्स है। और अब हम टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। इसे ध्यान से देखिएगा और पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ समझने के लिए, बेटा समझने के लिए तैयार हो जाओ। कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस के लिए, आ जाओ सारा स्टूडेंट्स। हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, लीजिए प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3। हमने क्या किया, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लीजिए बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है, तो करंट का बहाव
आई शुरू हो गया। जैसे करंट का बहाव आई शुरू होगा तो जो करंट इसमें बहेगा, जो करंट इसमें बहेगा, जो करंट इसमें बहेगा, तो इसका वोल्टेज आई इंटू आर वन, इसका वोल्टेज आई इंटू आर टू, और इसका वोल्टेज आई इंटू आर थ्री। क्या कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? नहीं, सबका वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया। एक लेक्चर पहले हमने किरचॉफ्स का लूप लॉ पढ़ाया था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। किरचॉफ्स का लूप लॉ, किरचॉफ्स का लूप लॉ कुछ दिन पहले पढ़ाया था। तो यहां पर आप क्या करें, किरचॉफ्स का लूप लॉ लगा दें। अप्लाई, अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ कहता है सभी वोल्टेजों का योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है। तो चलिए, तो यह प्लस हो गया, यह माइनस R1 हो गया। क्यों माइनस हो रहा आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जाकर प्रीवियस लेक्चर को देखिए। बराबर कितना हो गया, शून्य। तो भी ए वाला पोर्शन सबको उधर भेज दीजिए। तो आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। आई कॉमन है, उसे निकाल लीजिए। आई कॉमन है तो आई बाहर निकल गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी काम करें, इस आई को नीचे ढकेल दे तो V बटा आई बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सो सिंपल, बहुत आसान है। सर्किट बना लीजिए, तीनों प्रतिरोध को सीरीज में दिखा दीजिए, और आपको पढ़ाया था हमने करंट का बहाव आई होगा सब में, वोल्टेज IR1, IR2, IR3 और भी किरचॉफ्स का लूप लॉ लगा दीजिए, तो आपके सामने V बटा आई बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि सबको हटा दीजिए और हटा करके उसके बदले में उसी के बराबर एक प्रतिरोध लगा दीजिए। यही तो मतलब होता है इक्विवेलेंट का। जिसे में लेट्स सपोज आपके पास 2 पेन है या 2 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है, और आपके पास लेट्स सपोज आपके पास 3 रुपया है। तो क्या इतने सारे रुपया क्या 10 रुपया के इक्विवेलेंट नहीं है क्या? हम आपको इतना दें और कोई आपको इतना दे तो हम कह सकता हूं ना, यह जो है इसका इक्विवेलेंट है। इन सबको हटा दें, इन सबको हटा करके हम क्या अगर 10 रुपया लिख दें तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह यहां भी करना है, क्या करना है कि सारे प्रतिरोध को हटा देना है और हटा करके उसके जगह पर एक प्रतिरोध लगाना है जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध कहलाएगा। तो चलिए इस समीकरण को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ रहा हूं। अब हमें क्या करना है, द इक्विवेलेंट सर्किट, द इक्विवेलेंट सर्किट, जिसको हम समतुल्य परिपथ भी कहेंगे, समतुल्य परिपथ। इसमें क्या है, सारे प्रतिरोध को हटा करके हमने एक प्रतिरोध लगा दिया। लीजिए, बैटरी के वोल्टेज में परिवर्तन नहीं करना है। अभी जो प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट है, करंट का बहाव अभी भी वही होगा। तो चलिए ना, बैटरी का वोल्टेज क्या है, V है। अब यहां पर आप क्या करें, अगेन ओम्स लॉ लगा दें। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V बराबर I इंटू आर। तो V बराबर I, लेकिन R की जगह आप क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट लिखेंगे, और I को नीचे ढकेल दें तो V बटा आई बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। समीकरण नंबर 2। आज समीकरण नंबर 1 अभी हमने आपको दिखाया था। तो अगर हम यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करें, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 की बात करें तो भी आपको अच्छी तरह याद होगा, R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 और प्लस R3। कितना सिंपल रिजल्ट आ गया,
कि अगर हमारा प्रतिरोध सीरीज में है और आपको टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो सिंपल यही तरीका है कि तीनों को जोड़ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, क्वेश्चंस, अगर हमारे पास लेट सपोज ये 5 ओम का प्रतिरोध है, ये 10 ओम का प्रतिरोध है, ये 5 ओम का प्रतिरोध है और इसके साथ एक बैटरी लगा हुआ है, लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है। तो जब देखिए तो सबसे पहला सीरीज में है, हाँ बिल्कुल सीरीज में है। जब सीरीज में है तो अगर हमको इक्विवेलेंट प्रतिरोध ज्ञात करना, मतलब टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो सिंपल तरीका है आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी हमने प्रूफ किया था, तो R इक्विवेलेंट बराबर 5 प्लस 10 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 20 ओम। अब क्या करें, ये 20 ओम इन तीनों के बराबर है। अब चाहे तो इन तीनों को हटा दें, और हटा करके उसी की जगह पर आप कितना लगा दें, 20 ओम लगा दें। तो इसका मतलब है, लीजिए तीनों प्रतिरोध को हटा दिया और हम 20 ओम लगा दिया, लीजिए ये हो गया आपका 20 वोल्ट। तो स्टूडेंट इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, यह कॉम्प्लेक्स सर्किट है और यह क्या है, सिंपल सर्किट है, ठीक है ना। ये जो 20 ओम आया है ये तीनों के इक्विवेलेंट आया, तीनों का टोटल आया है, कोई फर्क नहीं। जो जितना काम ये सर्किट करेगा वही काम ये सर्किट भी करेगा, बशर्ते यही है यह कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है, सिंपल है। तो इस प्रकार कह सकता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे फायदा यही है कि हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो आगे चल के हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन सबको हटा दें तो हमें एक प्रतिरोध लगाना होगा और वो कितने ओम का होगा, 20 ओम का होगा, क्योंकि यह सीरीज के अंदर है। तो इसी प्रकार ना जाने हजारों प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हर प्रश्न बनाने का केवल और केवल एक ही तरीका होगा, सबसे पहले पहचानिए कि सीरीज में है या नहीं है। पहचान का तरीका है करंट और वोल्टेज, ठीक है, नहीं तो आप जनरल तरीके से पहचान सकते हैं। अगर आपको पहचान हो जाती है तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका इस्तेमाल कीजिए और इन तीनों का इक्विवेलेंट ज्ञात कर लीजिए, इन तीनों की जगह पर आप लिख दीजिए। शायद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 100% समझ में आ रहा होगा, समस्या नहीं आएगा, अंडरस्टैंड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ ऐसा पॉइंट आपके लिए लाया हूं जो बहुत ही कम बुक्स में देखने को मिलता है, बुक्स के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। वो क्या पॉइंट्स है जरा समझते हैं। यह जो पॉइंट्स है आपको हर जगह काम आएगा, चाहे बोर्ड का ऑब्जेक्टिव्स हो या कंपटीशन का न्यूमेरिकल्स हो या थ्योरी पॉइंट्स हो, इस सभी जगहों पर आपके साथ रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। आइए, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो सबसे पहला पॉइंट्स है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम वीवीआई लगाएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ चुका है, तो इसको हम वीवीआई लगाएंगे। क्या है, जरा देखिएगा, अगर हमारे पास प्रतिरोध है, लीजिए यह 5 ओम का है, ये R1 है, ये R2 है, 10 ओम का है और यह R3 है, 7 ओम का है, और हमने क्या किया, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया भी से। अगर हम R इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करें तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 7, 10 7 17, 10 5 15, 7 22। अब बताओ, रिसर्च करो, दिमाग पर जोड़ दो, जरा देखना तो
जो आर इक्विवेलेंट आया है वह R1 से भी बड़ा है, R2 से भी बड़ा है और R3 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब है जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध होता है ना वो सारे प्रतिरोध से बड़ा होता है। वो इसका मतलब कह सकता हूं जो R इक्विवेलेंट है ग्रेटर देन R1, R इक्विवेलेंट है ग्रेटर देन R2 और R इक्विवेलेंट है ग्रेटर देन R3। हमेशा यही रूल्स को फॉलो करेगा। और हाँ है ना, तो इसका मतलब है कि सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट होता है वह सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है। आप चेक करो ना, ये 22 जो है ना इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। अंडरस्टैंड है? इसका मतलब है प्रतिरोध का जो मैक्सिमम वैल्यूज होता है ना वो हमें सीरीज से प्राप्त होता है। अगर किसी सर्किट का मैक्सिमम प्रतिरोध ज्ञात करना हो ना तो इसका मतलब है उसको आपको सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो इसका मतलब है सीरीज और मैक्सिमम यह दो शब्द बार बार आपके सामने आएगा। जब कभी भी कोई मैक्सिमम कहेगा ना तो आप उसे सीरीज समझ लेना, या जब कभी कोई सीरीज कहेगा ना तो आप उसे मैक्सिमम प्रतिरोध समझ लेना। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूं जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड सीरीज दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। तो राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट्स द सीरीज कॉम्बिनेशन गिव्स सीरीज कॉम्बिनेशन गिव्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका मतलब है हिंदी भाषी जब कोई सर्किट का अगर आपको मैक्सिमम या हिंदी में कहते हैं महत्तम प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आप उसे सीरीज में करेंगे। तो इसका मतलब है जब कोई कहे मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 सो। इसी को हम क्या कहते हैं महत्तम प्रतिरोध। चलिए, क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि अगर हमारे पास एक नहीं बहुत सारे प्रतिरोध हैं सो ऑन जिसमें यह R1 है, यह R2 है और यह R3 है, सो ऑन यह Rn है। ऐसे सिचुएशन में अगर हमको R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है तो सेम कॉन्सेप्ट है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस Rn। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक लॉजिक से आप इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल्स को बना सकते हो। क्या कोई दिक्कत है किसी को? तो इस प्रकार हमने सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर हमने सारे पॉइंट्स का डिस्कशन किया। इससे ज़्यादा एक पॉइंट भी कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, सारे पॉइंट्स का हमने डिस्कशन किया और मुझे पूरा विश्वास है कि हर पॉइंट को डीप से आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के जो लेक्चर्स है एक होमवर्क दे रहा हूं, इसे बना करके जरूर सबमिट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये आपका 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है और यह 8 ओम का है। ठीक है, और यह जो है 50 वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है ए में फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट। अब दूसरा क्या करना है फाइंड करंट यानी फाइंड आई।
तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर 2 होमवर्क है। सबसे पहला होमवर्क है कि आपको बताना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा, फिर आपको बताना है कि इसमें करंट का बहाव, इस परिपथ में करंट का बहाव कितना हो रहा है। ये आपका होमवर्क है और होमवर्क को ईमानदारी से बनाइए और होमवर्क को अपना समझ के बनाइए, क्योंकि पढ़ाई आपकी चीज़ है न कि हमारी। हमारा काम है बेस्ट पढ़ाना, बेस्ट के ऊपर जितना बेस्ट हो सकता है उसको पढ़ाना, और आपका काम है बेस्ट तरीके से पढ़ाई करना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके बाद कंबाइंड रूप से दोनों का न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे, और वीडियोज को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, और अधिक से अधिक से शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, खुद कीजिए, और अपने फ्रेंड को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर औरों से पढ़ाई अलग ना लगे ना तो आप मत कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर।